नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी अष्टांग हृदय पढ़ेंगे और ये माधव निदान के बाद जब हम अष्टांग हृदय पढ़ते हैं तो इसका एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ना हम लोग निदान भी पढ़ रहे हैं और चिकित्सा भी एक साइड से पढ़ रहे हैं। ग्रंथों का अभ्यास तो श्रेष्ठ लोग ही करते हैं। आप लोग 138 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। पहले सब लोग नवजोत कौर मैम, सुनीता पाल मैम, कृपया म्यूट करिए। मैं एक मिनट अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग को बात करना है वही बस अनम्यूट करिए। डॉक्टर नवीन जोशी सर, जी 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 सर, बताइए सर। 148 नंबर का श्लोक वाह सन्निपात। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सूत्र है। ये हमारे गुरुजी याद कराते थे। वर्धनेन अनेक दोषस्य क्षपणेनो छितस्य वा कफस्थान अनुपूर्व्या वा तुल्य कक्षा जयन मलान। यहाँ पर बताया गया है कि जो है एक दोष को बढ़ाकर या बढ़े हुए दोष को घटाकर और हीनाधिक भाव से विषम 10 दोष जन्य सन्निपात में चिकित्सा करें। यहाँ सन्निपात में यदि तीनों दोष समान हो तो वहां पे कफ स्थान अनुपूर्व्या यानी कफ के अनुपूर्व क्रम से, यानी कफ, पित्त और वात, इस प्रकार से आप पूरा कोष्ठ और बस्ती की चिकित्सा करें। अष्टांग संग्रह में इस विषय को विस्तार से दिया गया है। स्थानतः केचिद अच्छन्ति प्राक तावत् श्लेष्मणो वदम शिरस्यूरोसी कंठे च प्रलिप्ते अन्न रुचि कुता तदभावे कथम भोज्य पान द्रव्यावचारणम असत्यमवहारे च कुतो दोषस्य निग्रह तस्मादादौ कपूहात्य कायाद्वारगलो अर्गलो हि स मध्यास्थयायि वत यतः पित्तम आशुकारी च चिन्तयेत् अतो वात सखास्यास्य कुर्यात् तद्व अनुनिग्रहं निग्रहम् अधस्थायि च तदनु निग्राह्य स्तात समीरण जये ज्वरे अतिसारे च क्रमात् पित्त कफानिलान् प्रायेण तापमत्या ज्वरे तेजो विशिष्यते इत्यादि। जी वैद्य जी। हाँ, इसमें सन्निपात की चिकित्सा के लिए इन्होंने ऐसा बताया है कि इसमें जो दोष कम है, मतलब हीन है, उनको बढ़ाना है, बढ़ा हुआ दोष है उसको घटाना है। तो इस तरह से चिकित्सा करना है। हीन और मतलब हमें साम्यावस्था लानी है, बैलेंस करना है। और सन्निपात है तो सबसे पहले एक तो वो बता दिया, कम दोष को बढ़ाना है, बड़े दोष को कम करना है, ये एक हो गया। दूसरा बता रहे हैं कि कफ के अनुक्रम से चिकित्सा करना है। पहले कफ की चिकित्सा सबसे पहले करना है, ज्वर के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। फिर पित्त की करनी है, फिर वायु का करना है। अनुक्रम से उर्र में करना है, फिर कोष्ठ में, फिर बस्ती, ऐसे चिकित्सा करना है। और ये अष्टांग संग्रह का जो है, इसका मैं हिंदी में बताता हूँ। स्थानतः केतिद इच्छन्ति प्राग तव श्लेष्मणो वाधम वधम। इसका मतलब यह है कि स्थान कोई भी हो सकता है, उसमें पहले श्लेष्मा का, कफ का पहले चिकित्सा करना है। कफ के स्थान की पहली चिकित्सा करनी है। शिर उरसी कंठेचा प्रलिप्त अन्न रुचि कुतः, मतलब सिर में अगर कफ रहता है या उर में रहता है या कंठ में रहता है प्रलिप्त रूप में, और अन्न अरुचि ऐसा रहता है, तद भावे कथम भोज्या पान्य द्रव्यावचारणम, तब हमें
खाने में, पीने में या मेडिसिन के रूप में कफ की चिकित्सा पहले करनी है। असत्य भवारे च कुतो दोषस्य निग्रह, इसमें हमें कौन से दोषों की चिकित्सा करनी है, तो ऐसे बता रहे हैं तस्मादादो कफो धात्य काय द्वार गलो हिसा, इसलिए सबसे पहले हमें कफ को चिकित्सा करनी है, और जो गले में है या उर प्रदेश में है उन सब में पहले, कंठ में है वहां कफ की पहले चिकित्सा करें। फिर बोल रहे हैं मध्यस्थाई यथा पित्त आशुकारी च चिंत्यते, इसमें हमें फिर पित्त की भी चिकित्सा करनी है क्योंकि वो आशुकारी होता है, मिडल में हमें पित्त की भी चिकित्सा करनी है। अतो वात सखा से कुर्यादनु निग्रहम, और वायु जो है वो सभी का फ्रेंड है, वात सखा, पित्त जो है वो वात सखा ऐसा बोला जाता है पित्त को, तो हमें ना पित्त की चिकित्सा बाद में करनी है। फिर अधस्थायी च तदनु निग्राह्य स्यात् समेरणा, फिर थर्ड नंबर पे आ रहा है कि हमें वायु की चिकित्सा करना चाहिए, वायु का करना चाहिए सन्निपात अवस्था में, ऐसे बता रहे हैं। जय ज्वरे अतिसारे चक्रवात पित्त कफा निलान, और जब ये ज्वर और अतिसार जब रहता है, क्रम से रहता है, क्रम से ज्वर भी है और अतिसार भी है, तब पित्त की चिकित्सा करें, फिर कफ की करें, फिर वायु की करें। प्रायण तापात्म्या ज्वरे तेजो विशेष्यते, जब बहुत ज्यादा ताप रहता है, बहुत ज्यादा संताप रहता है और ज्वर रहता है, तो उसमें हमें ये क्रम करना चाहिए। ज्वर और अतिसार है तो पित्त की पहले करें, फिर कफ की करें, फिर वायु की करें। लेकिन नॉर्मल सन्निपात की अवस्था में अनुक्रम से पहले कफ स्थान की पहले चिकित्सा करने के लिए बोला गया है। अब हम इसके टीका पढ़ेंगे। सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्ञानवान कौन है, और जो पढ़ना चाहता है वो आए और टीका पढ़े, हम लोग टीका पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा ये टीका, संस्कृत में टीका 148 नंबर का, कोई भी पढ़ सकता है। पूरे भारत के चिकित्सक लोग यहाँ पर जुड़े हैं। सर मैं पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ 148 सर। हाँ, उसका हिंदी ये अरुण की टीका बहुत बड़ा टीका है, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है सर, कोशिश करता हूं। किनाधिक भावत्वेन विषम दोषजे सन्निपाते वर्धने नैक दोषस्यार्यात् क्षीणस्य क्षीणयोर्वा। हाँ 1 मिनट रुकिए, ये छोटा हो गया, जूम करता हूँ। 1 मिनट रुकिए। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि हीन अधिक भावत्वेन, मतलब तीनों दोष है इसमें, सन्निपात अवस्था है, लेकिन कुछ हीन होते हैं, कुछ अधिक होते हैं। इस भाव से अगर हम देखते हैं विषम दोषजे, विषम दोष के रूप में अगर सन्निपात होता है, वर्धनन एक दोष क्षीणस्य क्षीणोर्योर्वा, उसमें हमें बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है, तो दोष क्षीणस्य, जो दोष क्षीण है उनको हमें बढ़ाना है। ऐसी चिकित्सा देनी है कि वह दोष बढ़ जाए जो क्षीण हो गए बहुत ज्यादा। आगे उच्छ्रितस्योर्च्छितयोर्वा क्षपणेन देशकाल बलान् मलान् जयेत्। और जो दोष बढ़े हुए हैं उनका हमें शपण करना है। ऊपर के श्लोक में भी बोला है वर्धने के दोष से शपणा उचित सेवा, मतलब जो दोष बढ़े हुए हैं उसका हमें शपण करना है, उसको कम करना है। अब हम लोग कैसे करेंगे, तो देश को हिसाब से, काल के हिसाब से, बल के हिसाब से और मल के, इन सब के हिसाब से मलान जय, मल के साथ में हमें देश के साथ, इसके हिसाब से हमें बढ़े हुए दोषों को कम करना है, क्योंकि साम्यावस्था लाना है हमें। कथ विषम दोषजे सन्निपाते वर्धने नैक दोषस्य सन्निपात जरस्योपशान्ति। हाँ, अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि विषम जब दोष रहते हैं और सन्निपात की अवस्था रहती है, तो वर्धने दोषस्य, मतलब हम कोई दोष को बढ़ा रहे हैं, तो सन्निपात ज्वर में कैसे शांति मिलती है, ये क्या ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं कि दोषों को बढ़ाना है, तो ये क्या मतलब है। तब इसमें उत्तर दिया है, तस्मात् ऊर्ध्वनमस्मयु। रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि वर्धन करना है, किसका करना है, 1 मिनट रुकिए, हम लोग आगे का पेज, आपको दिख रहा है? जी सर। हाँ,
इसमें वर्धन करने के लिए बोला है वर्धनमयुक्तम। कि जो जो दोष क्षीण हो गए उनको बढ़ाना है। आगे पढ़िए। अत्र चक्मये सन्निपात। हाँ, तो इस तरह से ये आगे बताया है, अर्थात अत्रा चक्ष्म है, मतलब इस तरह से बताया है कि आगे पढ़िए। सन्निपातस्तेन। सन्निपातस्तेन क्षीणेन दोषेण सता क्षीणे दोषे ज्वरकार। हाँ, सन्निपात अवस्था जब रहती है तो क्षीण दोष जो रहते हैं, तो दोषों की क्षीणता यह भी एक इसमें सिम्टम दिखता है, और जो ज्वर का कारण होता है। दोषों का क्षीणता होना भी सन्निपात ज्वर का कारण होता है। न तो सुखे न जेतु शक्येते विषमाश्रयत्वान् हाँ, तो उसको हम क्षीणस्य लोग, तु हाँ, दोषस्य वर्धनेन दोषसाम्यमुत्पाद्येकरूपया क्रियया सन्निपात सुखेन जेतु शक्यते। हाँ, तो वो ना तुरंत सुख पूर्वक नहीं जीता जा सकता है सन्निपात अवस्था में, क्योंकि उनका आश्रय जो रहता है वो विषम रहता है, विषम आश्रयत्वात्। फिर ऐसे बोल रहे हैं क्षीणस्य तु दोषस्य, जो क्षीण हुए दोष हैं उसको बढ़ाना है। दोषस्य वर्धनेन दोष साम्य उत्पादे रूपया क्रिया सन्निपत सुखेन जेतु शक्यते। जब हम क्षीण दोष को बढ़ा देते हैं तो दोषों की साम्य अवस्था आ जाती है, और उस टाइम पे हम लोग जब सन्निपात का चिकित्सा करते हैं तो सुखेन जेतु शक्यते, तुरंत हम सुख पूर्वक उसको ठीक जीत सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तस्मात् ऊर्ध्वने नैक दोषस्य वक्तुं युक्तम्। इसीलिए बोल तथा रहे हैं च कि बढ़ाना चाहिए। वर्धने एक एक दोष से तू वक्तुम युक्तम, इसलिए जो क्षीण दोष है उसको बढ़ाना है, ये बता रहे हैं। अब इसको उदाहरण से बताएंगे। तथा च वाताख्ये यतो दोषे शीतलघु रुक्षादि रूपे द्रव्ये बुद्धिर्भवति। जैसे कि बात आदि, जो बात का अगर हम लोग टिपिकल सिम्टम देखते हैं तो उसमें शीत गुण से वायु बढ़ा है, लघु गुण से वायु बढ़ा है, रुक्ष आदि रूप से बढ़ा है। इस तरह से द्रवता वृद्धि हुई है, उसकी वायु की वृद्धि हुई है। वर्धमाने न च तत्रस्थो पित्त कफप्येव प्रायेण किंचित क्षययात् तत् हाँ, तो क्षयात् चासो जरोपि मृदुता गत सुखेन शक्यते चेत्। हाँ, अब इसमें हम लोग देखते हैं तो वर्धमान तत्रस्थ हो, वायु बढ़ा हुआ है तो पित्त और कफ है ना, पित्त कफा अप्येव प्राण किंचित क्षयात्, पित्त और कफ है वो किंचित क्षय अवस्था में रहते हैं। तत् क्षयात् च्यासो जोरो अपि मृदागतम सुखेन शक्यतु जेतु, तब वहां पे क्षय की अवस्था रहती है, तो मृदु होने के बाद उनको सुखपूर्वक जीतने में आसानी होती है। तथैव पित्याख्ययस्य दोषस्य सन्निपातस्तस्य ज्वरज्ञया तीक्ष्णोष्ण कटुरूपया क्रियया वर्धनेन वातकफावपि किंचित क्षययात्। जब पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है तो सन्निपात अवस्था में ज्वरग्न, जो हम लोग तीक्ष्ण और उष्ण और कटु दवाइयां देते हैं, ये जब हम क्रिया करते हैं कि तीक्ष्ण दवाइयां दे रहे हैं, उष्ण दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग वत्सनाम आदि जैसे दवाइयां देते हैं त्रिभुवन कीर्ति वाले में, या त्रिकटु देते हैं, तो ये क्रिया करने से क्या होता है कि वायु और कफ का क्षय हो जाता है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि बढ़े हुए दोषों को क्षीण करना है और क्षीण वाले दोष को बढ़ाना है। तो यही बता रहे हैं कि पित्त का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, लेकिन कफ और वायु को हमने कम कर दिया तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य कटु द्रव्य से, तो फिर वो ज्वर में आराम से जीता जा सकता है। तत्क्षयाच पढ़िए। तत्क्षयांच जरोप्यसो मृदुतागत सुखेन जेतु शक्यते। हाँ, जब हम वायु और कफ को क्षय कर देते हैं तो वो क्षय से ज्वर भी मृदु हो जाता है, फिर उनको जीतना आसान हो जाता है। एव कफाख्यस्य दोषस्य सन्निपातस्थापि ख्यपणेरैकरूपया क्रियया सुखेन सन्निपातो जयते। हाँ, इसका मतलब ये है, आप कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? वही सर वो एव तथ्य कफाख्यस्य दोषस्य। तथ्ययाश्च नेक्स्ट सेंटेंस हाँ, एव दोषस्य कफाख्यस्य दोषस्य सन्निपातस्थस्य
ज्वरग्न स्निग्ध मधुर शीत आदि कया इसके नीचे वर्धने तत्रस्तो पित्त वात पित्ताख्यो दोषो किंचित प्रयास जब एव जी एव दोषत्रय। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब कफ पे हमें जीतना है तो हम लोग ना ज्वरग्न चिकित्सा कर रहे हैं तो स्निग्ध मधुर शीत आदि क्रिया करते हैं तो वात पित्ताख्य दोषों किंचित प्रायश्चात कफ की चिकित्सा करते टाइम हम लोग स्निग्ध मधुर शीत आदि क्रिया करते हैं तो वात पित्त कफ जो है वो किंचित प्रायश्चय हो जाते हैं। तत्क्षय ज्वरो अपयसो माधव सुखिन जतव्यति, तो उससे ज्वर भी कम हो जाता है। मैं कहीं तो गड़बड़ा रहा हूँ, आप लोग कुछ बोलेंगे इसका अर्थ? कपाखस्य दोषस्य सन्निपातस्य ज्वरग्न स्निग्ध मधुर शीतादि कया। हाँ, जो कफ की चिकित्सा करते हैं तो हम लोग कभी कभी कफ को बढ़ाने वाली करते हैं और वात पित्त को कम करते हैं। हम लोग वात और पित्त को कम करते हैं, क्षय करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं जहाँ पे कफ का क्षय है। तो हम लोग कफ को बढ़ाने वाले द्रव्य जैसे ज्वरग्न द्रव्य भी दे रहे हैं, स्निग्ध भी दे रहे हैं, मधुर भी दे रहे हैं, शीत आदि क्रिया कर कफ को बढ़ाते हैं जहाँ पे कफ का क्षय है। और फिर इससे क्या होता है कि कफ को बढ़ाया तो वात पित्त कम हो गया और तब उससे ज्वर कम हो जाता है। जी, तदेव हम पढ़ो सर नेक्स्ट। एव दोषत्रयस्यापि जी, एव दोषत्रयस्यापि ज्वर कारणे तथा युक्त्या प्रतिकार कृतो भवति। हाँ, इस तरह से जब तीनों दोष रहते हैं, एव दोषत्रयस्यापि ज्वर कारणे तथा युक्त्या प्रतिकार कृतो भवति, इस तरह से ज्वर का कारण जो रहते हैं उसमें युक्ति का प्रयोग करते हैं तो प्रतिकार करना आसान हो जाता है और हम लोग इस तरह से चिकित्सा करते हैं। एव मुच्छ्रित स्यापि क्षेपणेरे करूपता क्रियया सुखेन सन्निपातो जयति। इस तरह से जो दोष बढ़े हुए हैं उसको हम लोग क्षपण करते हैं तो ये ऐसी क्रियाएं करते हैं तो सन्निपात को हम लोग ठीक कर लेते हैं। जब इन्होंने बोला तथैव पित्ताख्य से ऊपर सबसे ऊपर जो दिख रहा है तथैव पित्ताख्य से दोषस्य सन्निपातस्तया ज्वरग्नयतया तीक्ष्णोष्ण कटु रूपया क्रियाएं वर्धने पात के कफावपि किंचित क्षययत्। इसका मतलब है कि पित्त का क्षय है वहां पे, तो हम लोग क्या करते हैं ज्वरग्न द्रव्य के साथ में तीक्ष्ण उष्ण और कटु द्रव्य देते हैं तो इससे हम पित्त का जो क्षय है उसको हम पित्त को बैलेंस करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। तो पित्त बढ़ा, एक तरह से पित्त को बढ़ा रहे हैं तो वात और कफ है वो क्षय हो जाता है। मतलब जैसे कि हम लोग वात कफत ज्वर भी देखें, जिसको सर्दी खांसी और पेन हो रहा है तो हम लोग तीक्ष्ण उष्ण कटु द्रव्य देते हैं, त्रिकटु दे दिया, पंचकोल दे दिया, तो हम किंचित रूप से पित्त को बढ़ा रहे हैं, किंचित रूप से पित्त को बढ़ा रहे हैं तो वात कफ अपने आप बैलेंस होके कम हो जाता है, क्षय हो जाता है। और कफ जब क्षीण हुआ है तो कफ क्षीण में स्निग्ध मधुर शीत आदि क्रिया करते हैं तो वात पित्त कम हो जाता है। कफ को बढ़ाया, वात पित्त को कम किया, वो कम हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। आगे पढ़िए। तदेवम तदेवं द्युल्लवणैर्कोल्लवणैर्दोषैर्जनिते सन्निपाते चिकित्सा क्रम उक्त। हाँ, तो इस तरह से दो दोष या फिर जो उल्बण दोष है, एक दोष उल्बण है, उसको समझ के सन्निपात की चिकित्सा का क्रम इस तरह से बता दिया है। संप्रति समदोषजे सन्निपाते चिकित्सा क्रम दर्शयितु इमाः कफेस्यादि कफेत्यादि। हाँ, अब आगे ये बता रहे हैं कि तीनों दोष जब बैलेंस स्टेज में है, सम दोष जय सन्निपाते, मतलब वात पित्त कफ तीनों सम दोष में सन्निपात अवस्था ला रहे हैं, तब चिकित्सा क्रम, ये दूसरा पार्ट बता रहे हैं, दूसरा श्लोक का दूसरा पार्ट। तब हमें कफेत्यादि कफ आदि से बताया है। स्थिति स्थानम, मतलब कफ स्थान, जहाँ पे कफ है वहां पे कफश्च स्थानम च कफ स्थाने, कफ का जो स्थान है, कफ स्थान है, वहां पे पहले हमें चिकित्सा करना है। आगे पढ़िए। तयोरानुपूर्व क्रम तया च तुल्य कख्यान समान सन्निपातन ज्वरे मलांजयी। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि तीनों दोष जब बराबर अवस्था में, तीनों पावरफुल हैं और सन्निपात अवस्था है, तो कफ स्थान जो रहता है वहां पे अनुक्रम, अनुपूर्वी क्रम, वहां पे पहले क्रम से चिकित्सा करना है। तया च तुल्य कक्षान समान सन्निपातन, मतलब समान रूप से तीनों दोष प्रकोपित होकर सन्निपात अवस्था है। ज्वरे मलान जैत,
तो हम लोग जब कफ की चिकित्सा करते हैं तो ज्वर में मल को हम लोग जीत लेते हैं, जो मतलब कफ की चिकित्सा करने से ये जो ज्वर है ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तत्र कफ प्राग्जेतव्यस्ततः पित्त ततो वायुरिति कफानुपूर्वात्युच्यते। हाँ, अब इसमें कफ का प्रागजेत, पहले हम लोग कफ की पहले चिकित्सा करते हैं, फिर तत् पित्त, उसके बाद में पित्त की करते हैं, ततो वायु रीति, फिर उसके बाद में वायु की चिकित्सा करते हैं। कफानुपूर्वित उच्यते, इसलिए कफ की पहले चिकित्सा करते हैं, ऐसा कहा गया है। उक्त पहले च कफ की, फिर पित्त की, फिर वायु की, सन्निपात ज्वर में ऐसे चिकित्सा किया जाता है। उक्त च संग्रहे सूत्रस्थान अध्याय 21। जी, आगे पढ़िए। ये संग्रह का इन्होंने रेफरेंस दिया है, अष्टांग संग्रह में भी सूत्र अध्याय 21 में ऐसा बोला है, पढ़िए। स्थानत केचित् छन्ति प्राक् तावल तावल्च्छेन्व श्लेष्मणो मणो दधम् हाँ, शिरस्युरसि कंठे च प्रलिप्ते अन्नरुचि कृत तद्भावे कथ भोज्यपानाद्रव्या बचारणम। जी, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग स्थान देखते हैं सन्निपात अवस्था में, तो पहले श्लेष्मा का जो स्थान है उसमें चिकित्सा करते हैं। केचित् इच्छन्ति प्राक्, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे पहले कफ का ही चिकित्सा करना चाहिए। तो कफ के स्थान कौन कौन से है? तो सिर है, उर है, कंठ है, और वहां पे कफ चिपका हुआ रहता है, प्रलिप्त रहता है। और फिर वहां पे अन्न रुचि, ऐसा अन्न की रुचि नहीं मिलती है, सब कफ प्रलिप्त रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? तद भावे कथ भोज्य पान द्रव्य वचारणम, मतलब हम लोग ऐसे भोजन की कल्प देते हैं, ऐसे पीने वाली चीजें देते हैं, जैसे कि मंड पे या यूश देते हैं, पीने के लिए देते हैं, द्रव्य देते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं कि कफ की चिकित्सा हमें करना है, ऐसे काढ़े वगैरह देते हैं। असत्य व्यवहारे च कुतो दोषस्य निग्रह तस्मादादौ कफोधात्य कायद द्वारा गणो। हाँ, तो इस तरह से दोषों का किस तरह से निग्रह करते हैं? तो सबसे पहले कफ की हम लोग चिकित्सा करते हैं, तो जो गले में और सब जगह जो कफ है उसकी हम लोग पहले चिकित्सा करते हैं। मध्यस्थायी यत् पित्तमासुकारी च चिन्त्यते अतो बात सखस्यास्य कुर्यात् तदनु निग्रहम्। हाँ, अधस्थायी च तदनु निग्राह्य स्यात् समीरण। अब फिर मध्य स्थायी क्या है? पहले तो हमने कफ की चिकित्सा कर दिया, शरीर के मध्य में पित्त है और वो आशुकारी है, इसलिए उसकी चिंतन करते हैं। तो और वो बात का सखा है, तो इसलिए पित्त का निग्रह करना सेकंड नंबर पे जरूरी होता है। फिर तीसरा नंबर पे अधस्थायी, नाभि के नीचे क्या होता है? तो वायु रहता है, तो उसकी फिर चिकित्सा करते हैं। मतलब ये क्रम है कि पहले कफ की करें, फिर पित्त की करें, फिर वायु की करें। थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, इति सुश्रुत। इसी तरह से सुश्रुत ने भी ऐसे ही बताया है, संग्रहे सूत्रस्थान अध्याय 21। सुश्रुतश्च सर्वत्र मतमेतद्रविदितु। हाँ, अब जये ज्वरे अतिसारे च। भेद है, उनका कोई अपना मत है कि वो कुछ और चीज बोल रहे हैं, पढ़िए। जये ज्वरे अतिसारे च क्रमात् पीत कफानिलम प्रायेण तापात् मतया ज्वरे तेजो विशिष्यते इसका विशश्च मतलब ये है कि सरता हाँ, पित्ता तथा च मृदुकुष्ठता। जिस इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जो ये चरक और वाग्भट का मत है कि पहले कफ का करना है, फिर पित्त का करना है, फिर वायु का करना है। तो संग्रह सूत्र स्थान 21 में ऐसा बताया कि सुश्रुतश्च न सर्वत्र मत भेद भवती तू, मतलब सुश्रुत में सुश्रुताचार्य जी को ये मत स्वीकार नहीं है, उनका अलग मतभेद है। वो बोल रहे हैं कि जयत ज्वर अतिसारे च, जब सन्निपात ज्वर है, सन्निपात अतिसार है,
तो उन्होंने बोला है कि क्रमाद पित्त कफा अनिलान, क्रम से पहले पित्त की करें, फिर कफ की करें, फिर वायु की करें, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं। उन्होंने इसका क्या कारण बताया कि प्रायण तापात में या ज्वरे जो विशेषते, ज्वर में सबसे पहले ताप रहता है, तो हमें क्या करना है कि ताप की किस लिए आया है ताप, तो पित्त की वजह से है। विशदश्च सरता पित्ता तथा तथा च मृदु कोष्ठता, और वो पित्त के साथ विशद होता है, सर होता है, ऐसा पित्त होता है, और मृदु कोष्ठता लाता है, तो इसलिए पहले पित्त की चिकित्सा करना है। तस्य चानुबल श्लेष्मा गौरवा पक्ति जाड्यकृत, फिर अनुबल से श्लेष्मा रहता है जो गुरुता लाता है, अपक्ति मतलब अग्नि को कम करता है और जाड्यता करता है, तो इसलिए फिर कफ की करना है। फिर वायुश्च वर्धते अवश्यम यशस तु अह तु सुतयोच है, फिर वायु बढ़ा हुआ है तो फिर वायु की चिकित्सा करें जी। ज्वरातिसारय हाँ, ज्वरातिसारयस्तस्मादेश दोषजये क्रम कफ हाँ, पित्ता निरानयन्ये क्रमात् आहुस्ययोरपि तस्मात् आमाशयोत्क्लेशात् उद्भविष्ठ तत्समुद्भव। जी। तो ये बोल रहे हैं कि ज्वर अतिसार में दोष जय क्रम, इस तरह से दोषों को जीतना चाहिए। अब ये अपना अरुंधत जी बोल रहे हैं, अब सुश्रुत का मत हो गया, अब अपना बोल रहे हैं कि कफ पित्ता निलानन्ये क्रमादास्तयोरपि। अगर ज्वर वगैरह देखते हैं तो वो आमाशय से उत्पन्न होता है, ज्वर आमाशय में ही आम उत्पन्न हो जाता है, और उसकी वजह से रस्व स्रोत स्वेदव स्रोत अवरुद्ध हो जाता है। तो कफ पित्ता निलय क्रमाधेयस्तयोरपि, तो इसलिए कफ पित्त अनिल इसको क्रम से चिकित्सा करना चाहिए। यस्माद आमाशयोत्क्लेशात् भुज समुद्भव, आमाशय में ही उत्क्लेश हो जाता है और आमाशय से ही उत्पन्न ये ज्वर व्याधि रहती है, इसलिए ये इन्होंने अपना तर्क दिया है अरुंधत जी ने। आगे पढ़िए क्रमेणान। क्रमेण नेक्स्ट पेज। हाँ, क्रमेणादेन तत्रापि स्वाशय, क्रमेण तेन तत्रापि प्रवृद्धान् स्वायये स्थितान्। हाँ, तो क्रम से हम जब देखते हैं ना तो कफ जो रहता है वो आमाशय में रहता है, फिर पित्त रहता है अधोआमाशय में रहता है, फिर वायु रहता है, तो अपने अपने आशय में स्थित रहते हैं सारे दोष। स्वाशयेषु प्रदुष्टान स्थितैव या सुकारिता विज्ञाय कर्मभिः खै स्वे दोषोद्रेक यथामलम् भेषज योजयेत्तु स्वीकुर्यान्न क्रमाभिसक्। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि अपने क्रम से जो जो दोष अपने आशय में स्थित रहते हैं, स्व आशयेषु सप्तमी बहुवचन, तो अपने अपने आशयों में जो दुष्ट दोष हैं और वो स्थित है, और जहाँ पे आशुकारिता है, विज्ञाय कर्म भी स्वहे, विज्ञाय मतलब जानकर उस कर्म के हिसाब से, स्वहे स्वहे दोषेद्रेक यथामलम, जो जो दोष का उद्रेक हो रहा है उस हिसाब से भेषज योग्य तत्व स्विन्न कुर्यान क्रम विषय, उस तरह की मेडिसिन का प्रयोग करना है और वो क्रम का प्रयोग करना है। ये भी एक मत है कि पहले तो इन्होंने बता दिया कि कफ स्थान पूर्व वो करना है, नहीं तो सुश्रुत का अगर है तो सुश्रुत के हिसाब से चलिए कि पित्त की करिए, फिर कफ की करिए, वायु की करिए। तीसरा मत ये है कि जो जो दोष ज्यादा जहां जहां उद्रिक्त अवस्था में है वो दोषों को ठीक करने का हमें मेडिसिन देना चाहिए। भेषज योज्य तत्व स्विन्न कुर्यान कर्म विषय, ये तीसरा इन्होंने बता दिया। इति अन्यस्त्याहु सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 21 क्रमान मरुति पित्त कफा सर्वत्र सदृशे बले वातादीना यथा पूर्व यत् स्वाभाविक बलम् इसमें उचे बोलेंगे पराशरो अप्यर्थ ममुमेव प्रमाणय। जी, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि क्रम से वायु और पित्त और कफ सभी जगह बढ़े हैं, सदृशे बले। वातादि नाम यथा पूर्व स्वाभाविक बलम, वात आदि जो है यथा पूर्व में स्वाभाविक बल से बढ़े हुए हैं। तो पाराशर जो ऋषि हैं वो बोल रहे हैं कि उनका प्रमाण से वह बढ़े हुए हैं सारे दोष, वायु पित्त कफ।
अपने अपने बड़े हैं। यथा उपन्यासत प्राप्त मादो दोष विषज्जितम, तो जैसे जैसे जो दोष बढ़े हैं उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना है। नेत्रुभंगेन दृष्टो ही समसैन्य पराजय। हाँ, अब यहाँ पे नेता जो रहता है, राजा जो रहता है, अगर हमने राजा को हरा दिया तो उसके बाद में सेना अपने आप पराजित हो जाती है। तो इसी तरह से जो ज्यादा दोष बढ़ा हुआ है उसको हमने कर दिया, वो नेता है वो दोष का, उसको हमने हरा दिया तो अपने आप सेना भी पराजित हो जाती है। ये इन्होंने एक चीज बता दिया, एक मत बता दिया। स्थानानुपूर्व्या वा दोषास्तुल्यकस्याख्यान् चयेत्। स्थान च यद्यप्यविशेषेणैव संभवति तथा अपीह जरकारी दोष प्रस्तावदा महाशयो गृह्यते। हाँ, अब क्या है कि इन्होंने ये चीज बता दिया कि जो जो दोष बढ़े हैं उसकी चिकित्सा कर दीजिए, लेकिन स्थानानुपूर्व्या, जब हम स्थान देखते हैं तो स्थान के हिसाब से दोषास्तुल्य कक्षांजय, जब हम देखते हैं कि सारे दोष तुल्य हैं, समान अवस्था में है, तो स्थान च यद्यपि विशेषण संभवती, स्थान का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है, तथापि ज्वरकारी दोष प्रस्तावाद्वार आमाशय रहते, तो ज्वर का कारण करने वाला जो दोष रहता है वो कहाँ रहता है, तो आमाशय में रहता है, आमाशय को ही ग्रहण किया जाता है। तेन आमाशयस्थो दोष प्राग्चेतव्यस्तत पक्वाशयस्थ इति स्थानानुपूर्वी स्थान महात्म्यस्य चिकित्साक्रम कार्य। तो फिर तथा हम च क्या कर रहे हैं कि आमाशय में जो दोष हैं उसकी पहले चिकित्सा करें, उसके बाद में पक्वाशय का करें, पक्वाशय में जो दोष हैं, इसीलिए स्थानानुपूर्वी, इसलिए स्थान का महत्व है, महात्म्य है, और चिकित्सा कर्म करने के लिए बताया है। तो इसीलिए तथा च प्राज्ञाधिष्ठ अष्टांग हृदय सूत्र 17 में 17 अध्याय में 13 नंबर का श्लोक है, आमाशय गते वायु कफे पक्वाशय आश्रित है। आमाशय में वायु और कफ रहता है, पक्वाशय में आश्रित रहता है। रुक्ष पूर्व तथा स्नेह पूर्व स्नानानुरोधत इति तदेव कफस्थानानुपूर्व्य वा तुल्यकक्षान् मलाञ्जयेत्। हाँ, तो अब जब वायु है, आमाशय में वायु है और वायु है, कफ है, पक्वाशय में आश्रित है, तो हमें फिर रुक्ष पूर्वक करना है चिकित्सा या स्नेह पूर्वक करना है, मतलब हमें रुक्षता करने वाली दवाइयां देनी है या फिर स्नेह, उसके हिसाब से हमें करना है कि कफ की चिकित्सा करनी है कि वायु की करनी है। इति तदेव कफ स्थानानुपूर्व्या तुल्य कक्षान् मलाञ्जयेत्, और कफ स्थान में कफ का स्थान आमाशय है तो उसमें तुल्य कक्षा में जो सारे दोष हैं तो उनकी मल की चिकित्सा करनी है। अन्यत्वेव व्याख्यानयन्ति कफस्य कफस्थानं कफस्थानलक्षण चासावनुपूर्वी च तया कफस्थानानुपूर्व्या वा तुल्यकक्षान् मलाञ्जयेत्। हाँ, अब ये कुछ लोग और बोलते हैं अन्य तु एव व्याख्यानयन्ति, अन्य ऐसे व्याख्या करते हैं कि कफस्य स्थानम कफ स्थानम, कफ का स्थान जो रहता है वो कफ स्थान बोला है, कफ स्थान लक्षणा चानासा पूर्वी च तया कफ स्थान तुल्य कक्षान् मलाञ्जयेत्। तो कफ स्थान में जो दोष है उसकी कफ को हम लोग निकाल देते हैं, तो दूसरे जो तुल्य कक्षा में मतलब समान अवस्था में जो मल है उनको भी हम लोग जीत सकते हैं, वो हम जीत लेते हैं, उस तरह से चिकित्सा करना है। यद्यपि कफस्थानानि कंठादीन्यपि तथा अपीह ज्वरकारी दोष प्रस्ताव आमाशयो गृह्यते। आमाशयो गृह्यते। हाँ, यद्यपि कफ स्थान में कंठ आदि का भी ग्रहण किया जाता है कि कंठ में भी है, तब भी ज्वरकारी कहाँ पे रहता है, ज्वरकारी दोष कहाँ रहते हैं, तो आमाशय में ही रहते हैं। तो इसीलिए आमाशय में ही हमें कफ को ध्यान में रखते हुए, क्लेदक कफ को ध्यान में रखते हुए आमाशय कफ जो स्थान की हम लोग देख रहे हैं, तो कंठ आदि को नहीं देखते हम लोग, आमाशय को देखते हैं क्योंकि वहीं पे सब शुरू होता है। तथा च उत्तम श्लोक 1 इसमें संप्राप्ति के हिसाब से बताया, आमाशयस्थो हत्वाग्नि सामो मार्गान् विधाय यत् विदधाति ज्वर
दोषस्तस्मात् कुर्वीत लंघनम। हाँ, इसलिए आमाशय में जो संप्राप्ति बताई कि आमाशय तो हत्वाग्नि, आमाशय में जो अग्नि स्थित रहती है वह हत्वा मतलब वह मंद हो जाती है, उसका मतलब मंद अवस्था आ जाती है। सामो मार्गन पिधायत, तब सामता बढ़ती है और साम दोष से मार्गावरोध हो जाता है। विदधाते ज्वरस तस्मात् कुर्वित लंघनम, इसलिए ज्वर में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वमन नहीं देंगे, हम लोग कफ स्थान को ठीक करना है और आमाशय को ठीक करना है, तो तस्मात् कुर्वित लंघनम, इसलिए हम लोग लंघन कराते हैं। तदेव रुक्यो उष्ण उपचार उपचनादि क्रमोत्र कार्य इत्यवतिष्ठते। हाँ, तब वहां पे कफ की चिकित्सा करना है तो रुक्ष चीजें देना है, उष्ण चीजें देना है, पाचन करने वाले, जैसे कि हम लोग षडंग पानी देते हैं, पाचन करने वाला देते हैं, तो उष्ण और पाचन करने वाला रुक्ष चीजें देते हैं। इस तरह से क्रमो अत्र कार्य इत्यावतिष्ठ, इस तरह से कर्म करते हैं हम लोग, कफ की चिकित्सा करना है तो। ननु कफस्थानानुपुण्य पूर्व्य व्यत्येतत्र वाच्यम यतस्युल्यकाल त्रिदोष हरेर्द्रव्ये सन्निपातस्य क्रियाकार्य। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कब स्थानानुपर्याय, जब ये पहले बोल दिया है तो, और यहाँ पे तुल्य काल है, त्रिदोष हर द्रव्य है, तो सन्निपात की क्रिया करना है, कैसे करना है, तो फिर आगे उत्तर दे रहे हैं, द्रव्याणि दोषज्ञानी, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है कि दोषों को जो नष्ट करे, शमन करे। अत्र उच्यते ज्वरनाशनानि द्रव्याणि त्रिदोषघ्नानि विरलानि। हाँ, तो हमें ज्वर नाशन करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है जो तीनों दोष को दूर करे, त्रिदोषज्ञ द्रव्यों का प्रयोग करना है, निविरलानि, वैसे दोषों का प्रयोग करना है। एकदोषघ्नानि पुनर्ज्वर हंतॄणि त्रिदोषघ्नभ्य समर्थतराणि बहुतराणीति कफस्थानानुपूर्व्या व्यत्युक्तम्। अपि च दोषकालादि बसा चिकित्सा प्रकरणान्तो अयमुपयुज्यत इति। अब इनमें बोल रहे हैं कि एक दोषों को दूर करने वाले, फिर पुनः ज्वर को दूर करने वाले, या तीनों दोषों को ठीक करने वाले, सम अर्थ तराणी मतलब सम अपने बैलेंस करने वाले, या अलग अलग तरह से कफ स्थानानुपूर्व्या, हमें कफ स्थान की पहले चिकित्सा करना है, ये इन्होंने कह दिया है। हम लोग कैसे भी चिकित्सा करें, एक दोष को दूर करना है, या पुनः ज्वर को दूर करना है, या फिर हमें त्रिदोषज्ञ करना है, या समान अर्थ में, सम अर्थ में करना है, या बहुत तरह से करना है, कैसे भी करना है, कफ स्थान की पहले चिकित्सा करना है। अपीच साथ में और बोल रहे हैं कि दोष काल आदि के वश में होकर, दोष के हिसाब से या काल के आदि में चिकित्सा प्रकारांत, तो मतलब चिकित्सा में प्रकारांतर भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, इस तरह से योजना करनी है। अब ये आयुर्वेद रसायन जी, आयुर्वेद रसायन दाह शीतयोरेके ज्वरोपद्रवयो रोषधमाह वर्धने नेति। हाँ, अब यदा वर्धने नेति जो श्लोक है उसका मतलब यह है कि दाह पूर्वक ज्वर है या शीत योरेक ज्वर है, ये उपद्रव रूप में है, तो औषध किस तरह से देना है, औषधम औषध बताया है, आगे बताया है। यदा दाहो अल्पसितमधिक तदा दाह हेतु वर्धनेन शीत हेतु क्षपणेन वा शीतजय पश्चात दाह जय। हाँ, अभी एक ऐसी कंडीशन इन्होंने बताई है कि दाह थोड़ा है, अल्प है दाह, और ठंडी ज्यादा बज रही है, दाह कम है, तब हमें दाहो हेतु वर्धनेन, तब हमें दाह को बढ़ाने वाला और शीत को कम करने वाला, ऐसा हमें चिकित्सा करना है। और ठंडी जो बज रही है वो ठंडी को कम करने वाला हमें करना है, और फिर बाद में पश्चात दाह जाए, फिर बाद में दाह की चिकित्सा करें। आगे बढ़िए, मतलब थोड़ा सा दाह है और ठंडी ज्यादा लग रहा है, तो हमें क्या करना है, दाह को बढ़ाने वाला द्रव्य दिया तो भी चलेगा, लेकिन हमें पीत को कम करना है। मतलब हमने कंबल ओढ़ लिया, ब्लैंकेट ओढ़ लिया, उससे दाह थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन हमें शीत को पहले किया, शीत को किया
और बाद में दाह पे हमने चिकित्सा किया। ये क्रम से हमें करना है। यदा शीतम अल्पदाहो अधिकम तदा शीत हेतु वर्धनेन दाह हेतु क्षपणेन वा दाह जय पश्चात शीत जय। हाँ, तो ये ना इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्धनेन एक दोष से शपणो शीत रश्य वा, मतलब अगर शीत कम है और दाह ज्यादा हो रहा है, पित्त वाला जो ज्वर होता है जिसमें बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, तो उसमें हम लोग जैसे ठंडा कपड़े का पट्टी डालते हैं, पानी का पट्टी डालते हैं, तो हम लोग शीत है तो वर्धनेन, शीत कम है तो हम शीत बढ़ाते हैं, दाह की पहले चिकित्सा करते हैं, दाह की चिकित्सा शपणेन व दाह जय, दाह को करके फिर शीत की चिकित्सा करते हैं। जी, यदा दाह शीतो तुल्ये तदा तुल्य कक्षान फलान कफानुपुर्ण्या वा स्थानानुपुर्ण्या चयेत। अगर दाह और शीत बर्निंग भी हो रहा है और ठंडी भी बज रही है, ये समान अवस्था में है, तुल्य कक्षान मलान, ऐसे तुल्य अवस्था में मल है, मतलब दोष जो है मल रूप में यहाँ पे ये कॉमन ताकत से आए हैं, तब कफानुपूर्व्या स्थानानुपूर्व्या, तब हमें कफ स्थान की पहले चिकित्सा करना है। कफ पित्त वाताना क्रमाजय कफानुपूर्वा जब ये पूरकुष्ठ हाँ पढ़िए। पूरकुष्ठ बस्तिना क्रमाजय स्थानानुपूर्वी उक्त च हाँ संग्रहे हाँ चिकित्सा रुकिए, स्थानस्य। इसमें बोलते हैं कि जब कफ पित्त वात का क्रम रहता है तो पहले कफ की पहले चिकित्सा करनी है। उर कोष्ठ बस्तिना, उर में कोष्ठ में बस्ती में जब हम लोग करते हैं तो स्थानानुपूर्वी, स्थान का हिसाब से हमें चिकित्सा करना है, तो उर स्थान की पहले चिकित्सा करना है, फिर कोष्ठ की करना है, फिर बस्ती करना है। मतलब हम लोग पहले उर स्थान में कफ है उसकी चिकित्सा करें, कोष्ठ में पित्त है उसकी चिकित्सा करें, फिर बस्ती में बस्ती एरिया में वायु है, क्रम से उनको जीतना है, स्थानानुपूर्वी इस हिसाब से बताया। उत्तम च संग्रह, संग्रह में भी यह बताया है, क्या बताया? वमनैश्च पीरेकैश्च बस्तिभिश्च यथाक्रमं चरानुपचरेद्विमान कफपित्तानिलोद्भवान्। तो इन्होंने ये बोला है संग्रह में कि पहले वमन दे, फिर विरेचन दे, फिर बस्ती करें, यथाक्रमम सन्निपात अवस्था में ये क्रम से हमें चलना है। ज्वरानुचरेद्धिमान कफ पित्ता निलोद्भवान, ज्वर सन्निपात ज्वर है, ये नॉर्मल ज्वर नहीं है, सन्निपात ज्वर है, तो हमें कफ की, पित्त की और वायु की इस तरह से चिकित्सा करना है। आगे संसृष्टे सन्निपतिते, संसृष्टे सन्निपतिते सपेच। रुकिए इसका मैं आगे का ला रहा हूँ, ये बहुत हार्ड टिका है, ये इसको पढ़ने में ना बहुत टाइम लगता है और इसका अर्थ भी निकालना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहे हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं इसको स्क्रॉल करके बड़ा कर रहा हूँ। जूम कर दिया। हाँ, इसमें बोल रहे पूरा पेज संश्लिष्ट, आप रखिए तो हम जूम करके पढ़ते तो हो जाएगा, आपको बार बार स्क्रॉल करना नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप पढ़िए। आप स्क्रीन संश्लिष्टे सन्निपतते न केवलोट समय ज्वरान दोषे क्रमापेक्षी यथोक्ते रौषधेर्जेत। अगर संश्लिष्ट दोष है, मतलब दो दोष बढ़े हैं या सन्निपात दोष बढ़े हैं और उसमें उल्बणता से सम रूप में बढ़े हैं दोनों दोष, जैसे वात पित्त, पित्त कफ वात कफ या सन्निपात अवस्था है, तो बोल रहे हैं ज्वरान दोषे क्रमापेक्षी यथोक्ते औषधेर्जेत, तो फिर हमें दोषों के क्रम से यथा उक्त औषधि से हमें चिकित्सा करना है। तो चिकित्सा का क्या सिद्धांत है, ये पढ़िए। वर्धने एक दोषस्य, वर्धने नैक दोषस्य क्षपणे क्षपणे नोच्छ्रितस्य वा कफस्थानानुपूर्व्या वा सन्निपात ज्वर जय। इसलिए बोल रहे हैं कि जो शीर्ण दोष है उसको बढ़ाना है, बढ़ा दोष है उसको कम करना है। वर्धने एक दोषस्य, बढ़े हुए दोष को कम करना है, कम हुए दोष को बढ़ाना है।
कव स्थानानुपर्यवा सन्निपात ज्वरम हरे। इस तरह से कफ स्थान की पहले चिकित्सा करें, ये सन्निपात ज्वर का इस तरह से ये नियम बताए हैं। तथा च तथा संग्रह चिकित्सा स्थान अध्याय 2 निद्रा निवारणोपाय, ये क्या है? संन्यासे अभिहतो संन्यासे अभिहितो हित सन्निपाते विशेषेण दारुणो अयमुपद्रव कंप प्रलपन यस्य संज्ञानाशस्य दारुण रसेस्तु लावण लाववर्तीर कुलीर ससरे ससतैति तैत्तिरे सर्पयेत् मा पुराणेन सर्पी सा ययेदपि बलारासना गुरुच्य ते स्थैलश्च परिसेचये। अब इन्होंने सन्निपात अवस्था में कुछ न कॉम्प्लिकेशन बताए, उपद्रव बताए। अब इन्होंने बोला है कि सन्निपात अवस्था में निद्रा बहुत आती है, तो हमें क्या करना है? निद्रा निवारण उपाय, निद्रा का निवारण का उपाय करना चाहिए। मतलब ये अलग अलग कंडीशन में बता रहे हैं। संन्यास अगर है, पेशेंट कोमा में है, संन्यासो अभी हतो हिता सन्निपात विशेषण दारुणो अय उपद्रव। सन्निपात में विशेष रूप से ये दारुण उपद्रव हो सकते हैं कि निद्रा बहुत आ रही है, कोमा में पेशेंट जा रहा है, कंप हो रहा है, प्रलपन मतलब इररिलेवेंट टॉकिंग हो रहा है, संज्ञा नाश हो रहा है, ये सब दारुण अवस्था होती है। तो ऐसे अवस्था में क्या करना है? रसेस्तु, हमें पक्षियों का मांसरस देना है। तो लाव पक्षी का देना है, वर्तिर का देना है, कुलीर का देना है, तित्तिर का देना है, कुलीर शश मतलब खरगोश का देना है। इन सब का मांसरस देना है। तर्पयत प्राक पुराणेन, उनका तर्पण करना है और पुराण घृत डाल के फिर देना है। तो उससे क्या होगा कि तर्पण होगा। और फिर दूसरा बता रहे हैं कि बला रासना गुड़ुच्य आदेश तेले परिशेचित, बला से, रासना से, गुड़ुची आदि से जो तेल सिद्ध होता है उसका परिशेचन करना है, पूरे बॉडी में उसको गिराना है, तो उससे उनको ताकत आएगा। ये इन्होंने चिकित्सा क्रम बताया। इस पे अंजना मैम कुछ बोलेंगी? कितना बड़ा टीका है, मैं थक गया। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक एक पॉइंट को इतने अच्छे से क्लियर किया। मैं यही देख रही थी सर, आप लगातार एकदम बोले जा रहे थे और बहुत अच्छे से आपने इसको एक एक पॉइंट को इतने अच्छे से हम लोग को समझाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कंफ्यूजन होता था कि अलग कहीं कहीं हमारे स्टूडेंट्स ही हम लोगों से पूछते थे कि मैडम कहीं पित्त की चिकित्सा पहले आ रही है, कहीं कफ की चिकित्सा पहले आ रही है, तो इसे कैसे समझाया जाए। तो आज ये कंफ्यूजन दूर हो गया। मेरे दिमाग में यहाँ पे 3 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया है कि जो वर्धनेक दोष से जो दोष बढ़े हुए होते हैं उन दोषों को साम्य अवस्था में लाना है, या जो दोष कम है उनको बढ़ाकर भी साम्य अवस्था में लाना है। मतलब दोषों को सन्निपात ज्वर की चिकित्सा कर रहे हैं, इसीलिए सारे दोष अगर जो है बढ़े दोष कम हो और जो कम दोष बढ़े अगर उनको सन्निपात अवस्था में लेकर आएंगे तो वो चिकित्सा अच्छी रहेगी। उसके पश्चात अगर दूसरे ढंग से देखेंगे तो फिर साम्य अवस्था होने पर भी अगर हम किसकी चिकित्सा पहले करेंगे, हमें लग रहा है कि हमारे अंशांश घटना के हिसाब से हमारे सारे दोष एक हैं, तो हमें कफ की चिकित्सा पहले करनी होगी, फिर उसके बाद पित्त की करनी होगी, उसके पश्चात हमें वायु की चिकित्सा करनी होगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। तो यहाँ पे छोटे से पॉइंट मुझे इसलिए याद आ रही कि हमारे सर लोग भी पढ़ाते थे तो बताते थे कि कफ को थोड़ा सा जैसे एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग को समझाते थे कि कफ बहुत एक आलसी स्वभाव का होता है, या कफ को कहते हैं ना, कफ जल्दी कुपित नहीं होता। या मतलब कि अगर हम कफ की चिकित्सा प्रॉपरली कर लेते हैं या थोड़ा सा त्रिकटु दे दिया या हम थोड़ा उष्ण द्रव्य दे दिए तो वो धीरे धीरे शांत होता है। और वो थोड़ा कहते हैं कि बहुत ज्यादा शिव जी की तरह होता है कि बहुत ज्यादा रुष्ट नहीं होता। अगर हम चिकित्सा पित्त की करें, जैसे सुश्रुत जी कहते हैं कि पहले पित्त की करिए, फिर कफ की करिए, फिर वायु की करिए, तो क्या होता है समटाइम्स क्या है, अगर पित्त की चिकित्सा प्रॉपर नहीं की, अंशांश कल्पना के आधार पर नहीं की, तो पित्त के लक्षण वो कभी कभी बहुत जो है संकट उत्पन्न कर देते, जैसे कि वो रक्त को कुपित करता है, उसके हिसाब से फिर रक्त पित्त की चिकित्सा करनी पड़ सकती है। तो यहाँ जो हमें बताया जाता था कि बहुत सिंपल मार्ग है, अगर हम चिकित्सा करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कफ की ही चिकित्सा करना चाहिए। कफ की चिकित्सा करने से जो अग्निमांद है वो भी जो है वो कम होता है, और जब अग्नि हमारी तीव्र होती है तो हमारे जो है पित्त को भी वो कहीं ना कहीं शांत करती है, पित्त को भी नॉर्मलाइज करती है।
और उसके बाद सर जो आपने पॉइंट वाइज इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उसके तो हम एकदम मतलब बहुत ही अच्छे से संहिताओं में वर्णन आया है और टीकाकार हमने जो पढ़ा है। और एक स्पेसिफिक श्लोक जो सर अभी हमने पढ़ा था वो ये था जो आमाशय गते वायो कफे पक्वाशय आश्रिते, मतलब कि अगर जो वायु भी जब अगर आमाशयगत हो जाती है और कफ जो है कभी कभी पक्वाशय के आश्रित हो जाता है तो रुक्ष पूर्वम तथा स्नेह पूर्वम स्थानानुभूति, मतलब इतना इन्होंने बताया है। उसमें भी इन्होंने बोला है कि कफ स्थान की जो है कफ स्थान अनुपूर्वम तत्तुल्य कक्षान बना, मतलब कि ऐसे कंडीशन में कि अगर वायु जो है वो आमाशयगत हो जाए और पक्वाशय में कफ का आश्रित हो जाए, उसमें भी जो चिकित्सा करनी होगी वो पहले हमें रुक्ष चिकित्सा करने के पश्चात थोड़ी स्नेह चिकित्सा करनी। तो ये एक बहुत अच्छा सा पॉइंट और मिला है कि हमें जो है आ, उसके हिसाब से जो है वो वायु को भी शमन करना कहीं कहीं बहुत जरूरी है। तो तीनों दोषों को उन्होंने अपनी अपनी जगह महत्ता दी है। अब ये हमारी युक्त चिकित्सा है या युक्ति पूर्वक चिकित्सा है कि हम जो इनकी टीका को कितने से अच्छे से मन से पढ़े और उसको किस तरह से हम अपनी चिकित्सा में उसको अप्लाइड एस्पेक्ट में यूज कर पाए। लेकिन रियली सर बहुत अच्छा लगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। बहुत बड़ा था, आपने बहुत मेहनत की और साथ में आपके साथ पंड्या सर भी बहुत अच्छा पढ़े। सर को भी बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन सर, लगातार आपके साथ लगे और बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी आप दोनों की। गुड सर, नमस्कार सर। आज 8 बज गया इसी में जो बोला जी कि ज्वर और अतिसार है तो उसमें पित्त जी की चिकित्सा करें, उन्होंने जी अपना मत बताया कि हाँ की करें, फिर कफ की करें, फिर वायु की करें। जी जी उन्होंने अपना मत बताया। चरक और वाग्भट ने अपना मत बताया कि कफ स्थानानुपूर्वक ऐसे करें। जी सर। जी, और कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। वंदना मैम आज कुछ नहीं बोल रही हैं। मेरे को तो मगी वंदना मैम ही नहीं है ना, स्थान की चिकित्सा एकदम महत्व है ना सर, स्थान अनुसार भी हाँ, जो बोला अभी आप आमाशय। सन्निपातज दांत की चिकित्सा देखिए, सन्निपातज अतिसार की चिकित्सा देखिए, तो उसमें पहले वायु के स्थान की चिकित्सा बोली है, लेकिन ज्वर में इन्होंने बोला है कि कफ की स्थान की चिकित्सा। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मदात्य का देखिए आप, और आप अतिसार का सन्निपात है उसमें चिकित्सा देखिए, और ये वाला देखिए। इसलिए सब वो वमन विरेचन बस्ती स्थानानुसार ही ये किया है। हाँ, कफ स्थानानुपूर्वक, कफ का आमाशय में ही कफ रहता है और वहीं पे आमाशय से ही ज्वर उत्पन्न होता है, इसलिए कफ स्थान की पहले चिकित्सा करें। और कफ स्थान में कंठ और सिर की चिकित्सा नहीं करनी है, आमाशय की चिकित्सा करनी है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि आम उत्पत्ति आमाशय में होती है। तो जैसे बोलते हैं ना, दही का पात्र लगाते तो वो दही जम जाएगा उसमें अगर दूध डालेंगे तो उबाल, तो वैसे वैसे स्थान को भी साफ करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट स्थान को ही चिकित्सा, हाँ आपने सही बोला, यही चीज करना है। जी, आकांक्षा मैम आपका बच्चा चले गए स्कूल, आप कुछ बोलेंगी इस पे? सर आपने बहुत अच्छा, मैं तो शुरू से लगी हूँ सर, और प्रभात सर ने बहुत अच्छा पढ़ा और अलग अलग पार्ट, मतलब एक ही चीज की कितनी तरीके से उन्होंने बताया है सर, ये बहुत अच्छे से इसमें देखने के लिए मिला कि हर तरीके से उन्होंने एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से बता दिया है कि कौन कौन सी कंडीशन में आपको क्या सोचना है, कब कब के लिए सोचना है आपको, फिर पित्त के लिए सोचना है, फिर स्थान के अनुसार सोचना है। तो ये अपने अपने आचार्यों के मत के अनुसार इन्होंने सर बता दिया है। तो बहुत ही अच्छी तरह से सर ये टीका का वर्णन हुआ है, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है सर इसमें। और लास्ट में जो इन्होंने ये जो उपद्रव वाला जो पॉइंट बता दिया है वो भी बहुत अच्छे से बता दिया है, क्योंकि कई बार सन्निपात कंडीशन में ऐसे हम लोग अगर पेशेंट देखते हैं तो उसमें भी उन्होंने एक ट्रीटमेंट पैटर्न बता दिया है कि इस तरीके से आपको ऐसा करने से, ऐसा तेल से करके देने से और मांस करके देने से पेशेंट को आराम मिलेगा। अभी पूरी कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। और आप सबको मालूम होगा कि आकांक्षा मैम एमडी का अभी फाइनल एग्जाम देने वाली हैं, तो इसके बाद जैसे एमडी हो जाएगा ना आकांक्षा मैम का, पढ़ाएंगी ये सब टीका। सर हाँ, नहीं पहले मैं आपके पास पढ़ने आऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं सर कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, तो इसलिए पहले क्लियर करूंगी बहुत अच्छे से जहाँ जहाँ है, उसके बाद फिर डेफिनेटली सर बिल्कुल मैं चाहूंगी कि सबको इसका फायदा हो सर, तो बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट। और ये एक बार टीका पढ़ने से नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, तब कॉन्सेप्ट समझ आता है दिमाग में।
जो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा दाह है और ज्यादा ये शीत है, तो पहले शीत की करो फिर दाह की करो, फिर दाह ज्यादा है शीत कम, उष्णता है। ऐसे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया ना, उसको बार बार पढ़ के फिर समझना और फिर आत्मसात करने में टाइम लगता है ये सब। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप जब हम लोग को पढ़ा रहे हैं, यानी आपके पाठ से कितनी बार गया होगा ये समझ में आता है। मैंने तो जमदग्नि सर से सीखा है सब। सर हमें टीका पढ़ाते थे ना उनके क्लिनिक में, जब हम जाते थे तो कभी कभी 1-1 घंटा सर हमें टीका पढ़ाते थे, तो मैंने तो जमदग्नि सर से सब सीखा है। बिल्कुल। ठीक है, अभी मोनिका मैम आप रुद्राष्टक पढ़ेंगी क्या प्लीज? मोनिका मैम, मोनिका मैम, मोनिका मैम है भी कि नहीं है? डॉक्टर मोनिका मैम, नहीं तो पवन जी को हमको बुलाना पड़ेगा। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी सर, जी। मैं पढ़ती हूँ सर। हम्म। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारकारं नतोऽहम् तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सकुण्डमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मन्दमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथपादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घटातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमानेश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमानेश शम्भो। इसमें चैट बॉक्स में किसी ने प्रश्न पूछा है, डॉक्टर अरुण जी सीजी छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं कि अग्निमान होने के बाद वायु कौन से अग्नि को सर्व शरीरगत कर देता है, कैसे करता है? अग्निमान होने के बाद वायु कौन से अग्नि को सर्व शरीरगत कर देता है और कैसे करता है, ये इनका प्रश्न है। अब इसमें क्या होता है कि ज्वर जब होता है तो ज्वर होने से आम जो रहता है वह स्त्रोतोरोध कर देता है, स्त्रोतस को अवरुद्ध कर दिया, मतलब स्वेदव स्त्रोतस रसव स्त्रोतस को अवरुद्ध कर दिया। और अग्नि जो है जीरो नहीं हुआ है, पूरा मंद नहीं हुआ है,
अग्नि है, तो वायु जो है वो क्या करता है, अग्नि को विमार्गमन करके पूरे बॉडी में फैला देता है। वही संप्राप्ति में हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे कि आपने एक गर्म दूध का गिलास लिया और दूध गर्म गिलास को ठंडे पानी में आपने भगोने में रख दिया, तो क्या होगा कि गर्मी जो है वो पूरे पानी में फैल जाएगा, पूरा दूसरा भगोने का पानी भी गर्म हो जाएगा। उसी तरह से हीट जो है ना वो सब जगह ट्रांसफर हो जाता है। अग्निमंद तो पेट में है ही, स्त्रोत अवरुद्ध हो गया है, लेकिन वायु जो है वो अपने स्थान से अग्नि को निकाल के, हीट को निकाल के पूरे बॉडी में लाके ऐसे ट्रांसफर विमार्गमन करके बॉडी को गर्म कर देता है। और स्वेद जो है, स्वेद व स्त्रोत अवरुद्ध है, अंदर भी बाहर भी सब जगह पसीना नहीं निकल पाता है, तो शरीर गर्म हो जाता है। अरुण जी, आपको ये समझ गया ये कॉन्सेप्ट? डॉक्टर अरुण जी, आपने प्रश्न पूछा था। जी सर, जी सर। हाँ, तो ये जी मैंने गर्म पानी का एग्जांपल दिया ना, गर्म पानी का वो हीट ट्रांसफर होता है, विमार्गमन हो जाता है। और हम लोग जो चिकित्सा करते हैं, लंघनम स्वेदनम कालो, तो लंघन कराने से आम को पचाते हैं। अग्नि वहां है लेकिन कम है, 0 अग्नि हो गया तो इंसान मर जाएगा। शांतो अग्नि मृते, तो 0 नहीं, थोड़ा अग्नि है तो हम लोग लंघन कराते हैं और आम का पचन कराते हैं, फिर स्वेदन कराते हैं कि स्वेदवस्त्र खुले, पसीना निकले और हीट कम हो जाए, ऐसे हम लोग करते हैं। और फिर अग्नि को प्राकृत अवस्था में लाया जाता है। जब आम निकल जाता है, स्त्रोत खुल जाते हैं, तो अग्नि अपने आप अपने स्थान में आ जाती है। और फिर धीरे धीरे हम लोग लंघन स्वेदन काल कुछ टाइम जाने देते हैं, फिर हम लोग लंघनम स्वेदनम कालो यवागु देते हैं कि अग्नि को और बढ़ाते हैं। अग्नि जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो व्याधि ठीक होती जाती है। ये ठीक है, तो अभी हम संभाषण ये अभी सेशन बंद करते हैं, हम लोग शाम को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी समाप्त करता हूँ। सभी का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। प्रणाम सभी लोगों को।